Hello everyone, how are you all? Welcome on this platform called Divine Classes. Last time we were studying about reproductive system and this is the second class of reproductive system. So can we start? Yes. Okay. स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला देखो लास्ट टाइम अपन ने स्टडी की थी इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला आज का अपना हेडिंग है वो रहने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में कुछ बातें है वो अपन लिखने वाले हैं। क्या होता है देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जब मेल एंड फीमेल अगर किसी रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों ही इन्वॉल्व हो उस रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जब मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट सेल जब किसी रिप्रोडक्शन के अंदर और पार्टिसिपेट करती हैं उसे अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंशियबिलिटी या फिर कुछ वेरिएशंस है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट्स से होने वाली ऑफ स्प्रिंग नहीं है, इसलिए इसके अंदर कुछ वेरिएशंस है वो देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके सारी बातें लिखेंगे और फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मैंने हेडिंग लगाई है अभी। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? पहली बात क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व। सो वी कैन से ए रिप्रोडक्शन in which male and female और या तो मेल एंड फीमेल लिख दो या फिर बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं या फिर बोथ पेरेंट्स आर अब इन्वॉल्व, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इसी बात को और दूसरी तरीके से अपन लिख सकते हैं ए रिप्रोडक्शन, और साथ साथ में इसको लिखते रहना, ऐसे देखना मैं जैसे कोई मूवी चल रही है उस तरीके से। ए रिप्रोडक्शन इन विच गेमेट सेल्स इन्वॉल्व, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गेमेट सेल होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं या फिर इन्वॉल्व होती हैं, उसे ही अपन कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरी बात इसमें क्या रख सकते हैं, लॉट्स ऑफ वेरिएशंस अकर इन ऑफस्प्रिंग, जो यानी जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये किसी सिंगल पेरेंट से नहीं हुए हैं। तो यानी इसके अंदर ये तीन बातें वो लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ए रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल आर पार्टिसिपेट। सेकेंड चीज लिखेंगे जिसमें गेमेट सेल होती है वो इन्वॉल्व होती हैं, और लॉट्स ऑफ वेरिएशंस आर अकर इन दिस ऑफस्प्रिंग। ये तीन बातें इसके अंदर लिखो और साथ साथ में इन सारी बातों को समझो भी। लिख लिया? चलो अब आगे चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है, अब देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर और अपन रिप्रोडक्शन है वो देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही रहेगा ये। तो देखो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन है वो हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम है। तो इसके अंदर
हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों ही एक एक करके देखने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर अपन ये देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर पहला टॉपिक रहने वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा रहने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास के अंदर अपन ये वाला करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करें फिर। सबसे पहला अपना इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा, हम लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर अब देखो ये सिस्टम है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन है वो कनेक्टेड होंगे। भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन होंगे। हम पहले एक एक करके उन सारे जितने भी ऑर्गन है उनके नाम लिखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन है उनके बारे में एक एक करके अपन स्टडी करने वाले हैं आज। लिखें फिर। तो हेडिंग रहेगी डिफरेंट DIFFE are in different organs related to this system। इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से और ऑर्गन है वो कनेक्टेड होते हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम। सेकंड अपन देखेंगे टेस्टीज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है वो कनेक्टेड होते हैं, पहले स्क्रोटम, फिर टेस्टीज, तीसरा वासा इफ्रेंसिया, फोर्थ नंबर पे अपन पढ़ने वाले हैं इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस। और फिफ्थ पोजीशन पे अपन देखेंगे इसी के अंदर एपिडिडाइमस के बाद में वास डिफरेंस। देखो ये वासा इफ्रेंसिया है और ये वास डिफरेंस है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर कुछ ग्लैंड है वो देखने को मिलेंगी। ग्लैंड के अंदर दो ग्लैंड अपन देखने को यानी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और फिर 7 नंबर पे टाइसन या फिर अपन लिखेंगे काउपर ग्लैंड। ये भी अलग तरह की ग्लैंड ही हैं, काउपर ग्लैंड। और 8 नंबर पे हैं टाइसन ग्लैंड। टाइसन ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और यहां पे सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये इतनी बातें अपन देखने वाले हैं। इसी के साथ ये जो टेस्टीज है इसके अंदर भी दो नई स्ट्रक्चर है वो अपने को पढ़नी है। एक स्ट्रक्चर का तो नाम है, वहां पे देखो सेमाइनल है, यहाँ पे है सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और दूसरी स्ट्रक्चर का नाम है इसके अंदर सर्टोली सेल। ये सारी स्ट्रक्चर अपने को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़नी है। अब देखो एक एक करके सारे मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा ऊपर हेडिंग के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है वो कनेक्टेड है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो है स्क्रोटम सेक, बैग लाइफ स्ट्रक्चर होती है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस से स्पर्म का ट्रांसफर करने का काम करती है इपिडाइमस तक।
फोर्थ नंबर पे है इपिडिडाइमस, ये यहाँ पर इसको मेचुरेशन है वो प्रोवाइड करता है किसी भी स्पर्म को। वासा डिफरेंसिया वो यूरेथ्रा तक लेके जाता है। ग्लैंड के अंदर सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनके द्वारा सीमन बनता है, सीमन। और फिर काउपर ग्लैंड है वो यूरेथ्रा के अंदर और बेसिक सॉल्यूशन है वो डालती है ताकि वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके और न्यूट्रल पाथ हो जाए। और एक है टाइसन ग्लैंड जो पेनिस ग्लांस के ऊपर स्थित होती है। एक लास्ट के अंदर 9 नंबर पे लिखो इसके अंदर पेनिस। तो ये सारी स्ट्रक्चर है वो अपन एक एक करके इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा अब? स्क्रोटम। स्क्रोटम, चलिए देखते हैं। ये लो पहला टॉपिक स्क्रोटम। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं अपन? पेन चेंज कर लेते हैं, ये लो। इसके बारे में लिखेंगे इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहां स्थित होती है? प्रेजेंट आउट ऑफ एब्डोमिनल केविटी। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एब्डोमिनल केविटी से बाहर स्थित होती है। क्या काम होता है इसके अंदर, क्या प्रेजेंट होता है? हम लिखेंगे टेस्टीज प्रेजेंट हेयर। यहीं पे टेस्टीज है वो प्रेजेंट होता है। अब ये क्या काम करता है? ये स्क्रोटम का क्या काम है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेस्टीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर और स्पर्म फॉर्मेशन। क्या लिखा है मैंने? देखो, सबसे पहली बात तो मैंने लिखी इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल केविटी के बाहर। टेस्टीज प्रेजेंट हियर, टेस्टीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। देखो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म है वो फॉर्म नहीं हो सकते, तो इसके लिए इससे कम टेम्परेचर है वो अवेलेबल होना जरूरी है। तो ये स्क्रोटल सेल इसी के लिए टेम्परेचर वो अवेलेबल करवाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी जगह पे है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो इतना है, जबकि हम इसी के अंदर लिखने वाले हैं इट प्रोवाइड 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो प्रोवाइड करवाता है, विच इज बिलो नॉर्मल टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए यहाँ पे स्पर्म है वो आराम से फॉर्म हो जाते हैं, स्पर्म है वो आराम से फॉर्म हो जाते हैं। देखो, मैंने ये कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन बहुत सारे ऑर्गन है वो देखने वाले हैं। उसमें पहला जो ऑर्गन है वो है स्क्रोटल सेक भी लिख सकते हैं, स्क्रोटम सेक भी लिख सकते हैं इसको। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर। इसके अंदर टेस्टीज है वो प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोवाइड करता है सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये प्रोवाइड करता है, उससे कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जैसे 34 है, 35 भी हो सकता है, इसके अंदर वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन उससे कम टेम्परेचर है वो अवेलेबल करवाता है। तो नेक्स्ट पोर्शन पे आगे बढ़े, फिर देखते हैं। ये 1 नंबर का है। सेकंड नंबर पे देखें क्या है। सेकंड पे है टेस्टीज। अब हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? टेस्टीज के बारे में, टेस्टीज के बारे में पहली बात तो लिखने वाले हैं इट प्रेजेंट इनसाइड
स्क्रोटल स्क्रोटम सेक, ये स्क्रोटम सेक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर इसका काम क्या है, या ये संख्या में कितने हैं, 1 पेयर यानी एक जोड़े। 1 पेयर का मतलब होता है 1 पेयर यानी नंबर के अंदर, नंबर में 2 है। इसकी शेप देखते हैं कैसे है, शेप लाइक ओवम, ओवम लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ओवम लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इट प्रेजेंट इनसाइड स्क्रोटल से 1 पेयर यानी नंबर के अंदर 2 होते हैं, वैसे शेप है इसकी ओवम लाइक। और बातें क्या लिख सकते हैं, अब इसका वर्क देखते हैं क्या होता है, इसका काम है वो देखने वाले। तो इसके 2 काम होते हैं। पहला काम तो इसका है फॉर्मेशन ऑफ मेल 6 हार्मोन। इसका काम क्या है, मेल के अंदर 6 हार्मोन है उसका फॉर्मेशन है। मेल 6 हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन है वो करता है वर्क। पहला काम तो देखो इसका क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेल 6 हार्मोन जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। और दूसरा काम है इसका, सेकंड वर्क है इसका स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन, ये वाला काम करना इसका काम है। पहला काम तो है फॉर्मेशन ऑफ मेल 6 हार्मोन और सेकंड काम है स्पर्म फॉर्मेशन। इस वाली प्रोसेस को, स्पर्म को फॉर्म करना, स्पर्म को फॉर्म करना, इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्म होना, इस प्रोसेस को कहते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी दोबारा देखो, स्पर्म को फॉर्मेशन करना स्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ मेल 6 हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो 6 हार्मोन होते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बातें आपको, 3-4 बातें इसके अंदर आपको याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पहले तो इट प्रेजेंट इन स्क्रोटल सेक 1 पेयर या फिर नंबर के अंदर 2 होते हैं। शेप इनकी लाइक ओवम जैसी शेप होती है। और इसका वर्क है एक तो फॉर्मेशन ऑफ मेल 6 हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और एक है स्पर्म को फॉर्म करना जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसी से रिलेटेड देखो आगे एक बात पढ़ने वाले हैं अपन, इसमें नहीं है देखो, इसी के अंदर। अब मैंने ये कहा कि इसका काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अच्छा, मैंने क्या बोला इसके अंदर कि टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, जबकि एक्चुअल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कोई और ही कर रहा है। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे 2 बातें। पहली बात तो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल होती हैं उसका काम है ना। यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल है, उसी का काम है स्पर्म को फॉर्मेशन करना, उसका नाम है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल का काम है स्पर्म को फॉर्म करना, स्पर्म को फॉर्म करना। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये स्पर्म फॉर्म हो गए तो फिर इनको न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है इसको, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करेगा। सर्टोली सेल का काम क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अच्छा,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे लाइक ए मदर, इसलिए इनको, इन सेल को अपन मदर सेल भी कहते हैं, इनको मदर सेल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको नर्स सेल भी इनको कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, टेस्टिस के अंदर अपन ने ये 2 पॉइंट और लिखे हैं इसके बाद में, स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और न्यूट्रिशन कहां से प्रोवाइड होता है, सर्टोली सेल के थ्रू। इन सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है जैसे मदर की तरह, इसलिए इसको बोला जाता है मदर सेल या फिर नर्स सेल भी बोला जाता है, मदर सेल या फिर नर्स सेल। अब यहां तक कॉपी करो, फिर इसके बाद में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। करो फटाफट कॉपी करो। चलो अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है ये वासा इफ्रेंसिया। अब देखो स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया है, वासा इफ्रेंसिया वो एक डक्ट की तरह काम करती है। वासा इफ्रेंसिया वो एक तरीके से डक्ट की तरह काम करती है। इसका काम क्या है, जो भी स्पर्म फॉर्म हुए हैं उनको कुछ जगह, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जाना, वो इसका काम है। तो वासा इफ्रेंसिया के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, it transfer sperm from टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू, टेस्टिस से कहां ट्रांसफर करते हैं, इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस। यानी वासा इफ्रेंसिया का सिर्फ इतना ही काम है, ये उस स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है। कहां से, टेस्टिस से लेके इपिडिडाइमस तक, टेस्टिस से लेके इपिडिडाइमस तक। बात क्लियर हो गई यहां तक के। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे कौन सा पॉइंट है अपना, फोर्थ नंबर पे कौन सा पॉइंट बनाया था अपने स्टार्टिंग के अंदर, इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस। अब इस इपिडिडाइमस का क्या काम है, देखो यहाँ पे स्पर्म है वो कुछ टाइम के लिए ठहरता है, यानी स्टे करता है कुछ देर के लिए, और यहीं पे रह के वो मेच्योरेशन है वो अटेन करता है, या फिर गेन मेच्योरेशन। तो दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर sperm get maturation। ये वही प्लेस है जहां पे स्पर्म है वो मेच्योर होता है, या फिर मेच्योरेशन है वो गेट करता है। दूसरी बात इसके अंदर ये लिख सकते हैं, स्पर्म हियर या स्पर्म स्टे हियर सम टाइम, यानी यहां पर स्पर्म है वो कुछ टाइम के लिए रुकता है, स्टोर किया जाता है, या फिर स्टे हियर सम टाइम, या फिर स्टोर, ये भी लिख सकते हैं, स्टोर किया जाता है कुछ टाइम के लिए। इपिडिडाइमस का क्या काम है, पहला काम तो किसी भी स्पर्म को मेच्योर करने का काम इसी का है, मेच्योरेशन का काम इसी का है, और कुछ देर के लिए स्पर्म है वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं या फिर स्टे करने के काम में आते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं। तो इपिडिडाइमस वाला भी क्लियर हो गया होगा, फटाफट नोट डाउन करो इसको। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट वाला प्रोसेस देखते हैं क्या नेक्स्ट। फिर इसके आगे मिलेगा अपने को वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अब देखो इसका काम क्या है, और वहां पे 1 और 2 लिख रखा, उसका भी कोई रीजन है। वास डिफरेंस है, ये भी एक तरीके से डक्ट का काम करती है, ये भी एक तरीके से वास डिफरेंस का काम भी डक्ट की तरह ही है। इसका काम है जो इपिडिडाइमस पे जो मेच्योर हुए हुए स्पर्म है उनका ट्रांसफर करती है यूरेथ्रा तक। स्पर्म जो थे ना उनका ट्रांसफर करने का काम ये करेगी। तो इसके अंदर क्या बातें लिख सकते हैं, इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम,
कहां से कहां तक? इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम इपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा। ये लो, इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम इपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा। ये वाली बातें इसके अंदर लिखने की है कि इट ट्रांसफर करने का काम करती है। वर्क लाइक डक्ट की तरह काम करती है, ट्रांसफर करने का काम कर रही है। इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम इपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा, ये वाली और ऐसे काम करती है जैसे कोई डक्ट की तरह काम करते हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने 1 और ये 2 पॉइंट क्यों लिख रखे हैं? जब ये स्पर्म है वो यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उससे पहले इसके अंदर दो यहाँ पे ग्लैंड है वो आपको देखने को मिलेंगी, दो ग्लैंड है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिससे एक लिक्विड है वो रिलीज होता है और वो इस स्पर्म के अंदर मिल जाता है। उस लिक्विड का नाम है सीमन। उस लिक्विड का नाम क्या है? सीमन। वो इन दोनों ग्लैंडों के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्या क्या है उन ग्लैंडों के नाम बताओ जरा, आप बताओ जरा मुझे, क्या नाम है? वापस देखो, पेन का कलर यहाँ पे अलग ही ठीक है। नाम बताओ जरा क्या नाम है उन ग्लैंड का क्या नाम है? एक का तो नाम है सेमाइनल वेसिकल्स, और सेकंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड है, उनके द्वारा एक लिक्विड, तो हम क्या लिख सकते हैं? रिलीज ए लिक्विड। एक लिक्विड रिलीज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं सीमन बोलते हैं। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड है वो रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं अपन सीमन। अच्छा, ये जो सीमन होता है, सीमन का पीएच है, पीएच मतलब कोई मेजरमेंट करने की यूनिट है, एसिड और बेस का मेजरमेंट करने की यूनिट है। सीमन का जो पीएच होता है वो 7.2 से लेके 8 तक होता है। इसका मतलब इसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, क्योंकि हम जानते हैं पीएच स्केल के ऊपर जिस भी लिक्विड की या फिर जिस भी चीज की पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, दैट मीन्स वो बेसिक नेचर का है, और लेस देन 7 है इसका मतलब वो उसकी नेचर है वो एसिडिक है। जबकि अगर एग्जैक्टली 7 अगर किसी की वैल्यू है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना और वो बेस है। तो इसकी वैल्यू 7.2 से लेके 8 तक, इसका मतलब इसका नेचर बेसिक है। इसी सीमन के अंदर ये जो स्पर्म फॉर्म हुए थे, स्पर्म है वो इसी सीमन के अंदर फ्लोट करते हैं। तो एक पॉइंट यहां से लिख सकते हैं, स्पर्म फ्लोट ऑन सीमन। सीमन के अंदर ही ये जो स्पर्म होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। स्पर्म है वो फ्लोट कहाँ करते हैं? सीमन के अंदर। देखो वासा डिफरेंशिया पढ़ रहे हैं अपन, वासा डिफरेंशिया फिर डिफरेंशिया। इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा, पहला पॉइंट तो है ट्रांसफर करने का काम करती है स्पर्म के अंदर। लेकिन जब ये यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसफर होता है उससे पहले सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड इसके अंदर एक लिक्विड है वो ट्रांसफर करते हैं, उसका क्या नाम है? सीमन। उसके अंदर जब सीमन के अंदर और स्पर्म मिल जाता है, इसका मतलब स्पर्म है वो इस सीमन के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। सीमन की पीएच वैल्यू है वो 7.2 से लेके 8 है, 7.2 से लेके 8 है, यानी इसका बेसिक नेचर है। अब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, मतलब अभी स्पर्म का ट्रांसफर हो गया है यूरेथ्रा से पहले तक, यूरेथ्रा से पहले तक 5 नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो 6 नंबर का पॉइंट क्या है। अब कुछ ग्लैंड और आने वाली हैं जिनका इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा इस प्रोसेस के अंदर। अब देखो 6 नंबर पे है काउपर ग्लैंड। अब इसका काम क्या है? मेनली यहाँ पे देखो, मैंने कहा नेचर ऑफ यूरिन। यूरिन का जो नेचर होता है वो मेनली एसिडिक होता है।
एसिडिक कैसा होता है? एसिडिक। बेसिकली इसके अंदर एक पॉइंट और लगा दो, बेसिकली बेसिकली नेचर ऑफ यूरिन है वो एसिडिक होता है, इसलिए यूरेथ्रा के अंदर यूरेथ्रा पाथ ऑलवेज बिहेव लाइक एसिडिक मीडियम। समझ गए क्या? देखो यूरिन है वो उसका नेचर है वो एसिडिक होता है, नेचर ऑफ यूरिन इज एसिडिक। सो यूरेथ्रा का जो पाथ होता है ना वो ऑलवेज ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई एसिडिक मीडियम है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो सीमन रिलीज हो रहा है, सीमन, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। तो अगर ये एसिडिक है और ये बेसिक है, तो अगर ये दोनों अगर मिल जाएं तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस स्पर्म वो स्पर्म कोई इफेक्ट नहीं करने वाले हैं, यानी न्यूट्रलाइज की रिएक्शन है वो हो जाएगी। सीमन का नेचर बेसिक होता है और स्पर्म का नेचर नहीं सॉरी सीमन का नेचर है ना वो तो होता है बेसिक, और जो यूरेथ्रा है उसका जो पाथ होता है वो होता है एसिडिक। तो दोनों मिलके न्यूट्रलाइज रिएक्शन ना हो, इसीलिए न्यूट्रलाइज ना हो, स्पर्म का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है? ये जो कोपर ग्लैंड है ना वो एक इससे पहले कोपर ग्लैंड रिलीज रिलीज ए लिक्विड which is which is basic nature so path of urethra become neutralized। जो अब देखो क्या कहा, कॉपर ग्लैंड है वो एक ऐसा लिक्विड है वो रिलीज करती है जो बेसिक नेचर का होता है। तो इस यूरेथ्रा का जो पाथ था वो पहले एसिड था, वो कैसा बन गया? क्योंकि ये बेसिक रिलीज कर रही है तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिडिक और बेसिक। अब ये आराम से चाहे मान लो सीमन वो ट्रांसफर हो तो ये बेसिक का बेसिक ही रहेगा, क्योंकि ये पाथ है वो पहले न्यूट्रलाइज हो गया, तो सीमेंट ट्रांसफर करने में कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है फिर बाद में। तो कोपर ग्लैंड का काम समझ में आ गया ना? कोपर ग्लैंड एक है वो लिक्विड रिलीज करती है जिसका नेचर होता है बेसिक, और वो एसिडिक पाथ को के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। 7 नंबर पे देखने वाले हैं टाइसन ग्लैंड। तो ये इसको अपन लिख सकते हैं, इसका काम क्या है? क्या हो गया इसके? पहली बात लिखेंगे प्रेजेंट ऑन टर्मिनेटिंग पार्ट ऑफ पीनस। पीनस के टर्मिनेटिंग पार्ट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। ये क्या काम करती हैं? रिलीज लिक्विड एक लिक्विड रिलीज करती हैं जो लुब्रिकेंट की तरह होता है, which reduce friction during sexual intercourse। ये लो, टाइसन ग्लैंड का क्या काम है? पीनस ग्लांस के ऊपर, या फिर अपन ये कह सकते हैं जैसे भाई मान लो आपसे कोई पूछे कि टाइसन ग्लैंड का क्या काम है, तो ये भी एक लिक्विड है वो रिलीज करती है, लुब्रिकेंट की तरह होता है।
ताकि फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसके दौरान जो और फ्रिक्शन है उसकी क्वांटिटी को कम करने का काम करते हैं। अब ये सारी चीजें अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सबको पढ़ लिया है, सबको पढ़ लिया है। वापस देखो एक बार फटाफट, आज अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पढ़ा था अपन ने आज, है ना, जिसके अंदर दोनों गेमेट सेल अवेलेबल होती हैं, बोथ मेल एंड फीमेल अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं और इसमें लॉट्स ऑफ वेरिएशन है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे खड़ा होकर बता देता हूँ, देखो। फिर अब मैंने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ये दोनों अपन पढ़ने वाले। आज अपन ने पढ़ाई की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। थर्ड स्लाइड के अंदर मैंने नाम लिखा था कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन है वो काम में आने वाले हैं, जैसे स्क्रोटल सेक है, टेस्टीज है, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है ग्लैंड के अंदर, सेमाइनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड, टाइसन ग्लैंड, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं जो अपन ने ऑलरेडी अभी तक पढ़ भी ली है। फिर उसके बाद में हमने देखा स्टार्टिंग से क्या देखा, स्क्रोटल सेल सेक के बारे में। बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और टेस्टिस यहीं पे लाई करते हैं, प्रोवाइड करता है कम टेम्परेचर ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। उसके बाद में हमने टेस्टिस देखे हैं, नंबर के अंदर 2 होते हैं, वैसे 1 पेयर होते हैं, शेप ओम की लाइक शेप होती है। टेस्टोस्टेरोन को का फॉर्मेशन करते हैं और स्पर्म भी बनाते हैं, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस वो बोलते हैं। फिर वासा एफरेंसिया, अब देखो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और सर्टोली सेल उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तीसरे नंबर पे अपन ने देखा था वासा एफरेंसिया, वो इनको ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। फिर इपिडिडाइमस से, इपिडिडाइमस पे आके ये कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं और वहां पे मेच्योर होते हैं। इसके बाद में वासा एफरेंसिया है, वो इन्हें यूरेथ्रा तक लेके जाती है, वो इन्हें यूरेथ्रा तक लेके जाती है। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था वासा एफरेंसिया के बाद में अपन देखने वाले हैं 2 ग्लैंड देखी थी इसी के अंदर, एक देखो, एक तो सेमाइनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। इनसे जो लिक्विड रिलीज होता है उसको सीमन बोलते हैं। इसी सीमन के अंदर ये जो स्पर्म होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। चलिए फिर उसके आगे अपन ने 2 ग्लैंड और देखी थी, चलो स्लाइड की कोई जरूरत नहीं, उस पर 2 ग्लैंड ये देखी थी, एक कॉपर ग्लैंड और एक टाइसन ग्लैंड। एक का फ्रिक्शन कम करने का काम था और एक का जो यूरेथ्रा का जो पाथ था उसको न्यूट्रलाइज करने का काम था। तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद में बाकी का पोर्शन अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।